दोस्तों सोनिया की जैसे ही नींद खुलती है, सुनती है कि किसी की चीख और चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, जैसे बहुत सारे लोग किसी को पीट रहे हैं। जब वो नीचे आती है और देखती है तो सन्न सी रह जाती है। उसके मम्मी पापा वहाँ पे खड़े हैं और 4-5 लोग सुरेश को एक पाए में बांधकर लातों से, घूसों से, मुक्कों से उसे पीट रहे हैं। कोई बेल्ट से मार रहा है तो कोई बिजली के कोड़े से मार रहा है, मतलब जिसको जो मिलता था उससे उसको पीट रहे हैं। सुरेश चीख रहा है, चिल्ला रहा है, जोर जोर से गुहार लगा रहा है कि मुझे छोड़ दो, बस मुझे जाने दो, लेकिन उसकी आवाज़ सुनने वाला वहाँ कोई नहीं है। ये मंजर देखते ही सोनिया दौड़ के नीचे आती है और सबके पैर पकड़ने लगती है। कभी इसके पैर पकड़ती है तो कभी उसके पैर पकड़ती है कि छोड़ दो भैया, छोड़ दो चाचा, इसको जाने दो, इसको क्यों मार रहे हो। लेकिन सोनिया की बात कोई नहीं सुनता है। जब बिजली की तार से सुरेश के पीठ पर जोर से मारा जाता है और सुरेश बिलबिला उठता है और जोर से चिल्लाता है कि मुझे छोड़ दो, बस जाने दो। अब ये चीज़ सहन नहीं होती सोनिया से, और दौड़कर अपने पापा के कमरे में जाती है और उनका पिस्टल लेके आ जाती है नीचे और जोर से चिल्लाते हुए बोलती है, अगर किसी ने अब एक थप्पड़ भी सुरेश को मारा तो मैं उसे शूट कर दूंगी, गोली मार दूंगी। दोस्तों सोनिया का ये रुद्र रूप देख के सब दंग रह जाते हैं, सब सन्न रह जाते हैं। जो जहाँ था वहीं खड़ा रह जाता है और अपने माता पिता की तरफ मुंह करके बोलती है, आप लोग हमेशा कहा करते थे ना कि मैं आपकी लाडली हूँ। कैसी लाडली हूँ? आपने कहा इस लड़के को छोड़ दो, इसे भूल जाओ, मैं इसे छोड़ दी, भूल गई। आपने कहा दूसरे लड़के से शादी कर लो, मैं उसके लिए भी हाँ कर दी। लेकिन जब आप लोग जानवर की तरह इसे मार रहे हैं तब मेरा सब्र का बांध टूट गया। आप जानते हैं लड़का कौन है? जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, जब मैं मरने वाली थी, तो यही लड़का मुझे हॉस्पिटल ले गया था। आप लोगों को रात भर कॉल करता रहा, आप लोगों ने कॉल नहीं उठाया। यही लड़का मुझे खून देकर मेरा जीवन दान दिया है। आज मैं जो ऑफिसर बनी हूँ इसी लड़के की बदौलत बनी हूँ। दोस्तों सोनिया की सारी बातें सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग दंग रह जाते हैं। दोस्तों आखिर कौन थी सोनिया और ये लड़का कौन था जिसे लोग मार रहे थे? उसे बचाने के लिए सोनिया पिस्टल तक ले आती है। क्या है दोनों का किस्सा? आइए दोस्तों पूरी कहानी जानते हैं विस्तार से। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले हाथ जोड़ के आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मेरा चैनल अभी नया है, आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ही आवश्यकता है। कृपया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए दोस्तों चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है झारखंड राज्य की राजधानी रांची से। दोस्तों एक सोनिया नाम की बड़ा की खूबसूरत लड़की थी। उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था। उसके पिता धनबाद में कोलेरी में नौकरी करते थे, वहाँ एक इंजीनियर थे। सोनिया पढ़ने लिखने में भी बहुत ही होशियार थी और वो दिल्ली जाकर यूपीएससी की तैयारी करना चाहती थी। लेकिन माता पिता की इकलौती संतान होने के कारण उसके माता पिता उसे इतनी दूर भेजने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जब सोनिया अपने माता पिता को बताती है कि उसे मतलब अधिकारी बनने का बहुत ही शौक है, अफसर बनने का बहुत शौक है, उसे आगे पढ़ना है, तो थक हार कर उसके माता पिता उसे नज़दीक पढ़ाई करने के लिए कहते हैं। वो किसी भी कीमत पर उसे दिल्ली भेजने के लिए तैयार नहीं थे। सोनिया को भी समझौता करना पड़ता है और वो रांची आ जाती है। रांची में आकर वो एक कोचिंग में ज्वाइन कर लेती है और पीसीएस की तैयारी करने लगती है। अब यूपीएससी का सपना छोड़कर वो पीसीएस की तैयारी करने लगती है, यानी कि जेपीएससी की। दोस्तों सोनिया अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। उसके पिता धनबाद कुलेरी में इंजीनियर थे, अच्छा खासा पेमेंट मिलता था, इसलिए सोनिया को भी वो खूब पैसा भेजा करते थे। सोनिया अपने माँ बाप की लाडली बच्ची थी। जो भी वो बोलती थी उसके माता पिता उसे कर देते थे। जितना पैसा वो बोलती थी माता पिता उसे भेज देते थे। अब दोस्तों जब बच्चे को ज़रूरत से ज़्यादा पैसा मिलने लगता है ना तो उसे कदम भागने लगते हैं। ऐसे ही दोस्तों सोनिया के साथ हुआ। कई बिगड़ी हुई लड़कियाँ इसकी सहेली हो गई थी और कई बिगड़े हुए लड़के इसके दोस्त बन गए थे। अब दोस्त इसकी जो मंडली थी बड़ा ही बेकार मंडली थी। इसमें 10-15 लड़कियाँ और 10-15 लड़के थे। सब के सब नशेड़ी थे, चरस गांजा अफीम पीते थे, बार में जाते थे और भी कई तरह के नशे करते थे। अब धीरे धीरे सोनिया भी इनके संगत में रहकर नशेड़ी बन चुकी थी। अमीर बाप की बेटी थी, कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब दोस्तों धीरे धीरे सोनिया अपनी पढ़ाई लिखाई से दूर रहने लगी। अब वो नशे की आदी हो चुकी थी। उसके माता पिता कई बार इसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सोनिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और वो अपनी दुनिया में मस्त रहती है। अब उसकी दुनिया ही अलग हो गई थी। दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा, नशा करने वाला की दुनिया अलग ही हो जाता है। वो किसी की बात नहीं मानते। जब नशा उनके सर चढ़ के बोलता है तो वो एक अलग ही दुनिया में विचरण करते हैं। यही हालत सोनिया की हो गई थी। दोस्तों एक दिन 11:30-12 बजे रात को वो किसी बार से नशा करके आ रही थी। कई सहेलियाँ उसके साथ थी, सब अपने अपने घर चली जाती है। सोनिया भी अपने लड़खड़ाते डगमगाते कदमों से अपने हॉस्टल की तरफ जा रही थी।
तभी उसे एक बाइक वाला जोरदार टक्कर मारकर भाग जाता है। टक्कर बहुत ही जोरदार था। सोनिया लड़खड़ा तो पहले ही रही थी, और भी ज़्यादा लड़खड़ाते वो डिवाइडर पर गिर जाती है। दोस्तों डिवाइडर से उसका सिर बहुत ज़ोर से टकरा जाता है, और मोटरसाइकिल से टक्कर तो लगा ही था, अब उसका सिर फट जाता है। बहुत सारा ब्लड निकलने लगता है। सोनिया चीखने चिल्लाने कराने लगती है। रात का वक्त था दोस्तों, कोई भी वहाँ नहीं होता है। उसी टाइम दोस्तों एक रिक्शा वाला उधर से गुजर रहा था। जब वो देखता है लड़की की हालत बहुत ही ख़राब है, लड़की की हालत बहुत ही दयनीय है, उसका बहुत खून बह रहा है, तो वो रुक जाता है। वो जाके उसे उठाता है। बस सोनिया को कोई भी होश नहीं था। सोनिया बस उससे इतना ही कहती है कि भैया मैं अपनी माँ बाप की इकलौती संतान हूँ, बहुत ही लाडली बच्ची हूँ, मैं मर जाऊँ तो उनका क्या होगा, मुझे बचा लो। जब सुरेश ये बात सुनता है दोस्तों, उस रिक्शा वाले का नाम सुरेश था। वो पटना बिहार का रहने वाला था। रांची में आकर वो पढ़ाई कर रहा था, पार्ट टाइम रिक्शा भी चलाता था और अपना पढ़ाई भी करता था। सोनिया के सिर से बहुत सारा खून बह रहा था दोस्तों। उसको देखकर सुरेश घबरा जाता है और उसे छोड़कर निकल जाता है वहाँ से, क्योंकि वो डर जाता है। वो सोचता है अगर इसे कुछ हो गया तो पुलिस हमें ही पकड़ेगी और हमसे पूछताछ करेगी, फिर मैं फंस जाऊँगा। क्योंकि सुरेश बहुत ही गरीब परिवार से था और रिक्शा चलाकर अपने माँ बाप का भी मदद करता था और अपनी पढ़ाई भी किया करता था। वो अपनी मन ही मन सोचता है मैं इस पचड़े में नहीं पड़ूंगा, और वहाँ से निकल जाता है। लेकिन जैसे जैसे वो दूर होता जाता है दोस्तों, सोनिया के कहे बात उसके जहन में टकराने लगती है कि मैं अपने माँ बाप की इकलौती संतान हूँ, बहुत ही लाडली हूँ, मेरे बिना मेरे माँ बाप जिंदा नहीं रहेंगे, मुझे बचा लो। अब दोस्तों सुरेश से रहा नहीं जाता है, वो रिक्शा को अपना वापस करता है। आता है फिर सोनिया के पास, देखता है सोनिया बेहोश हो चुकी है। उसे उठाता है, रिक्शे पर लादता है और रिम्स में ले जाता है। दोस्तों रिम्स रांची का बहुत ही फेमस हॉस्पिटल है, बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल है। उसे रिम्स में एडमिट कर देता है और डॉक्टर उसे बोलते हैं कुछ दवाइयाँ ले आओ। सुरेश जाके दवाइयाँ लेके आता है और उसके पास से जो लड़की के पास से जो सामान मिला था, एक मोबाइल था जो टूट गया था और एक पर्स भी था उसके पास। वो पर्स खंगालता है, उसमें कुछ उसके नंबर मिलते हैं। उस नंबर पर वो बार बार ट्राई कर रहा था, शायद कोई उठा ले, इसके घर वाले आ जाए, कोई पहचान वाले आ जाए, ताकि सुरेश की जान छूटे, वहाँ से जाए। लेकिन दोस्तों कोई नहीं उठाता है। फिर दोस्तों थोड़ी देर बाद वो डॉक्टर आते हैं और सुरेश को बोलते हैं इस लड़की का ब्लड बहुत ज़्यादा निकल गया है, इसकी हालत बहुत ही नाजुक है, इसे खून देना पड़ेगा। फिर डॉक्टर बोलते हैं आप एक बोतल खून की व्यवस्था कीजिए। सुरेश के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो ब्लड बैंक से ब्लड खरीद सकता था। और डॉक्टर से बोलता है साहब आप मेरा ही खून ले लीजिए एक बोतल। डॉक्टर उसे ले जाते हैं और ब्लड बैंक के थ्रू उसे खून ट्रांसफ़र करवाते हैं। वो एक बोतल खून ब्लड बैंक को दे देता है और इच्छा के मुताबिक जो उसका ग्रुप था सोनिया का, ब्लड बैंक से एक बोतल खून मिल जाता है। अब सोनिया की हालत स्थिर हो चुकी थी। ऐसे करते करते दोस्तों सुबह हो जाती है और सुरेश इधर लगातार कॉल मिला रहा था। उसका कॉल अटेंड सोनिया के पिता करते हैं। सारी बात वो बताता है कि एक लड़की ऐसे ऐसे है और इसे गिरी मिली थी, उसके पर्स पर ये नंबर मिला था और पता नहीं कौन है, कहाँ की है, मुझे नहीं मालूम। उसके पिता उसे सारे एड्रेस लेते हैं कि कहाँ पे है, क्या है। तो बताता है कि रांची में रिम्स में मैंने उसे एडमिट किया है, फलना वार्ड में है, आप जल्दी से आ जाइए। अब उसके पिता आनंद फानंद से धनबाद से भागते हैं रिम्स की तरफ। दोस्तों 3-4 घंटे में उसके पिता आ जाते हैं। उसके पिता के आने से पहले सुरेश जब देखता है उसकी हालत स्थिर है, सब कुछ ठीक है, तो वो छोड़ कर वहाँ से निकल जाता है। उसके पिता आते हैं, अपनी बेटी का सब कुछ करवाते हैं, ट्रीटमेंट करवाते हैं। जब ठीक हो जाती है, अच्छा हो जाती है, डॉक्टर उन्हें वहाँ से डिस्चार्ज कर देता है। उसके पिता अपने साथ उसे धनबाद ले जाते हैं। दोस्तों वो धनबाद में 2-3 महीने रहती है। जब बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है तो फिर रांची पढ़ाई के लिए आ जाती है। दोस्तों ये बात आई गई हो गई थी, 3-4 महीने बीत चुके थे। दोस्तों एक दिन एक चौराहे पे सुरेश ऑटो लगाकर पैसेंजर का इंतज़ार कर रहा था। उसी टाइम सोनिया उधर से गुजर रही होती है। सोनिया तो सुरेश को पहचानती नहीं थी, क्योंकि उसने देखा ही नहीं था उसे। वो बेहोश होने से पहले सिर्फ एक झलक देखी थी, उसे याद नहीं था। लेकिन सुरेश उसे भली भांति पहचानता था, क्योंकि उसने उसकी बहुत केयर की थी। उसे उठाकर हॉस्पिटल ले गया था, उसको खून दिया था, इसलिए उसका चेहरा उसके दिल में छप गया था। जैसे वो सोनिया को जाते हुए देखता है, सुरेश दौड़ कर उसके पास जाता है। अब बोलता है मैडम आप कैसी हो। ये बात सुनकर सोनिया हड़बड़ा जाती है। अब पूछती है तुम कौन हो, और तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो मैं कैसी हूँ, मैं चाहे जैसी भी हूँ, तुम्हें क्या मतलब है। फिर सुरेश उसे सारी बात बताता है। बोला मैडम आपका कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था, वो मई था जो आपको लेकर हॉस्पिटल गया था, वो लड़का मई था जो आपको ब्लड देकर आपका जान बचाया था। जब दोस्तों ये बात सोनिया सुनती है तो बहुत ही शर्मिंदा होती है, उससे माफ़ी मांगती है। अब बोलती है मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि वो लड़का आप ही थे, मैं तो बहुत दिन से तलाश करी थी, लेकिन मेरे पास कोई अता पता नहीं था कि मैं आपको कैसे ढूंढती। दोस्तों उसकी बातों से सोनिया बहुत इंप्रेस होती है।
फिर सोनिया और सुरेश घंटों वहाँ बात करते हैं। सोनिया अपने बारे में पूरी बात बताती है, सुरेश भी अपने बारे में पूरी बात बताता है कि मैं बिहार से हूँ, मैं बहुत गरीब घर से हूँ, मेरे पापा मजदूरी करते हैं, हमें पढ़ाने में सक्षम नहीं थे, तो मैं यहाँ से रांची आ गया, यहाँ ऑटो चलाता हूँ, रिक्शा चलाता हूँ, और जो कमाई होती है अपने घर भी भेजता हूँ, मैं अपना भी मेंटेन करता हूँ और पढ़ाई भी करता हूँ। ये सुनकर लड़की बहुत खुश होती है। सोनिया फिर अपने बारे में बताती है कि मेरा घर धनबाद है, मेरे पिता कोलेरी में इंजीनियर हैं, मैं यहाँ पढ़ाई करती हूँ और जेपीएससी की तैयारी करती हूँ। दोस्तों अब दोनों एक दूसरे का नंबर ले लेते हैं, नंबर का आदान प्रदान हो जाता है। सोनिया बहुत इंप्रेस हुई थी क्योंकि वो उसका जान बचाया था, अगर वो लड़का नहीं होता तो सोनिया की जान भी नहीं बचती। अब दोनों में थोड़ा थोड़ा बातचीत होने लगता है दोस्तों, और ये बातचीत दोस्ती में बदल जाती है। सोनिया यदा कदा सुरेश से मिला करती थी। जब धीरे धीरे सुरेश को जब ये पता चलता है कि सोनिया नशे की यादी हो चुकी है, ये एक नशेड़ी बन चुकी है, तो सुरेश उसे बहुत समझाता है कि तुम माँ बाप की अपनी इकलौती लाडली बेटी हो, तुम्हारे माँ बाप तुमसे बहुत ही अरमान रखे हुए हैं, ये तुम्हें शोभा नहीं देता, तुम अच्छे घर की हो, संस्कारी परिवार से हो, तुम्हें नशा करना शोभा नहीं देता, तुम आवारा दोस्तों का साथ छोड़ दो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, तुम्हारे माता पिता बहुत ही शौक से, बहुत ही अरमान से तुम्हें पढ़ने के लिए यहाँ भेजे हैं, तुम पढ़ाई करो, अपने माँ बाप का सपना को साकार करो, उनके साथ गद्दारी मत करो, उन्हें धोखा मत दो। दोस्तों ये बातें सोनिया को चुभ जाती है और बहुत ही अच्छा लगता है। वो सुरेश से मन ही मन अब प्यार करने लगी थी। अब धीरे धीरे सोनिया की सारी नशा छूटने लगती है। अब वो आम लड़की बन चुकी थी, बस उसके जीवन में बस दो ही चीज़ रह गया था, एक सुरेश का प्यार और एक पढ़ाई। दोस्तों एक दिन सोनिया फैसला करती है कि वो अपने प्यार का इजहार सुरेश को कर देगी, लेकिन फिर कुछ सोच कर रुक जाती है क्योंकि 1-1.5 महीने बाद ही उसका जेपीएससी का एग्ज़ाम था। वो मन ही मन सोच रही थी कि अगर जेपीएससी का एग्ज़ाम बढ़िया चला जाता है तो मैं इसे प्यार का इजहार करूँगी। दोस्तों वो दिन भी आता है जब एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम उसका बहुत ही अच्छा होता है। उसके बाद वो सुरेश को बुलाती है और अपना प्यार का इजहार करती है कि सुरेश मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बहुत ही प्यार करती हूँ, तुम जब से मेरे जीवन में आए हो मेरे जीवन में बाहर से आ गई है, अगर तुम ना होते तो मैं जिंदा भी ना रहती और आज ये लायक भी नहीं रहती कि मैं पढ़ाई कर पाती, मैं तो नशे के जीवन में पूरी तरह से लिप्त हो चुकी थी। सुरेश उसे समझाता है सोनिया दोस्ती तक तो ठीक है, लेकिन यार प्यार के चक्कर में मैं नहीं पड़ता क्योंकि मैं बहुत गरीब घर से हूँ और तुम बहुत धनवान घर से हो, हमारी जोड़ी नहीं निभेगी। सोनिया बोलती है मेरा एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया है, मैं जेपीएससी में ऑफिसर बन जाऊँगी, मेरा एसडीएम बनने का शौक़ है, मैं एसडीएम बन जाऊँगी तो तुझे मैं खुश रखूँगी। सुरेश उसको कई तरह समझाता है लेकिन सोनिया नहीं मानती है। अब धीरे धीरे सुरेश का दिल भी पिघलने लगता है और सोनिया से वो भी प्यार कर बैठता है। दोनों का प्यार दोस्तों धीरे धीरे आगे बढ़ता है, दोनों बहुत ही खुश थे अपने जीवन में। इधर दोस्तों सोनिया का रिजल्ट भी आ जाता है और वो एसडीएम में पास हो जाती है। अब दोस्तों वो ट्रेनिंग में जाने वाली थी, तब तक कुछ दिन के लिए वो छुट्टी जाती है घर। जब वो घर पहुंचती है उसके माता पिता बहुत ही खुश होते हैं, आसपास में भी लोग बहुत खुश होते हैं जब जानते हैं कि बिटिया एसडीएम बन गई है, अब वो ट्रेनिंग में जाएगी। उसके माता पिता बोलते हैं बेटी तुम्हारे लिए मैंने एक रिश्ता देख रखा है, तुम फोटो देख लो, अगर तुम्हें पसंद है तो हाँ बोलो। ये सुनकर सोनिया एकदम से सन्न हो जाती है और अपने पिता को बोलती नहीं पिताजी मैं किसी लड़के से प्यार करती हूँ, मैं उससे ही शादी करूँगी। उसके पिता खुशी खुशी बोलते हैं ठीक है बेटा, तुम जिससे प्यार करती हो तुम उससे ही शादी करना, उसके बारे में मुझे बताओ, लड़का क्या करता है, कौन सी जाति का है, कहाँ का रहने वाला है, क्या करता है, सारा बायोडाटा पूछने लगते हैं। जब सोनिया उन्हें ये बताती है कि वो लड़का रिक्शा चलाता है तो उसके पिता आग बबूला हो जाते हैं। बोलते तुम क्या चाहती हो कि आसपास के लोग अगर मुझसे पूछेंगे तुम्हारा दामाद क्या करता है तो मैं क्या बोलूँगा, रिक्शा चलाता है, क्यों तुम हमारी बेइज्जती कराने पर तुली हो, तुम मेरी इकलौती लड़की हो, लाडली बेटी हो, मेरा सम्मान है यहाँ पे, मैं एक इंजीनियर हूँ और मेरा दामाद रिक्शा वाला कभी नहीं हो सकता। सोनिया उन्हें कई तरह से समझाने की कोशिश करती है लेकिन पिता उसके नहीं मानते हैं। जब सोनिया भी अपनी जिद पड़ जाती है दोस्तों कि नहीं मैं शादी सुरेश से ही करूँगी, तो उसके पिता रूम में जाते हैं और अपना लाइसेंसी पिस्टल निकाल कर ले आते हैं और सोनिया को पकड़ाते हुए बोलते हैं ठीक है बेटी तुम अपनी मनमानी कर लो, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, हमें और अपनी मम्मी को दोनों को तुम इस पिस्टल से शूट कर दो, फिर जहाँ मर्जी तुम अपना शादी करना, खुश रहना। दोस्तों बड़ा ही भावुक मंजर था। ये सुनकर सोनिया के हाथ कांपने लगते हैं, पिस्टल उसके हाथों से गिर जाता है और अपने मम्मी पापा से लिपट जाती है, बोलती पापा अब जहाँ कहेंगे मैं वहीं शादी के लिए तैयार हूँ। उसके माता पिता बहुत खुश होते हैं। सोनिया अपना नंबर चेंज कर लेती है, सिम बदल लेती है। उधर सुरेश दोस्तों कई दिन से सोनिया को ट्राई कर रहा था, उसका नंबर स्विच ऑफ बता रहा था। अब सुरेश परेशान सा रहने लगा था। एक दिन उसकी सहेली से मिलता है, उसके बारे में सारा कुछ पूछता है। उसकी सहेली बोलती है कि वो एसडीएम का एग्ज़ाम पास कर चुकी है, अब वो ट्रेनिंग में जाने वाली है, वो कुछ दिन के लिए घर गई है और घर में उसके माता पिता उसकी शादी किसी लड़के से करा रहे हैं।
दोस्तों ये सुनकर सुरेश के पैर तले जमीन खिसक जाता है। सुरेश सोचता है कि मैं तो उससे प्यार करना ही नहीं चाहता था, लेकिन ज़बरदस्ती उसने मुझसे प्यार की और मुझे भी अपना आदी बना दी। अब मैं उसके बिना रह नहीं सकता हूँ, तो मुझे छोड़ दी। वो धोखेबाज है। उस शहरी से उसके घर का एड्रेस लेता है और धनबाद चला जाता है। उसके घर के बारे में पता करता है और उसके घर में चला जाता है। उसके घर में दोस्तों उसकी शादी की तैयारियां चल रही थी, बहुत सारे गेस्ट आए हुए थे। उसके घर के आंगन में जाकर जोर जोर से चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, सोनिया तुम कहाँ हो। जब सोनिया को ये जाना पहचाना आवाज़ सुनाई पड़ता है तो नीचे उतर के आती है। तब तो सोनिया के पिता आ जाते हैं, बोलते तुम कौन हो। वो लड़का बोलता है कि मैं सोनिया से प्यार करता हूँ, मैं उससे शादी करूँगा। उसके पिता बोलते हैं तुम्हारी भलाई इसी में, तुम यहाँ चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। वो लड़का बोलता है अगर यही बात सोनिया मुझे बोल देगी कि तुम यहाँ से चले जाओ तो मैं चला जाऊँगा। उसके पिता सोनिया को आवाज़ मारते हैं। सोनिया आती है और अपने दिल पे पत्थर रखकर बोलती है मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, तुम कौन हो, मैं तुम्हें पहचानती तक नहीं हूँ। ये कहकर वो रोते हुए अपने कमरे में भाग जाती है और रोते रोते वो सो जाती है दोस्तों। और उसके घर में जो गेस्ट आए थे दोस्तों, वो बोलते हैं होगी तुम्हारी तसल्ली, सुन लिया ना लड़की ने क्या कहा, वो तुम्हें जानती भी नहीं पहचानती भी नहीं। तुम आकर मेरे घर में रंग में भंग करना चाहते थे, तुम्हारी बेइज्जती करना चाहते थे, अभी तुम्हें इसका मजा चखाता हूँ। यह कहकर दोस्तों 5-6 लोग मिलकर सुरेश को पकड़ लेते हैं, उसे एक पाए में बांध देते हैं और बांधने के बाद दोस्तों उसे बहुत ही बुरी तरह से मारते हैं। कोई बॉक्सिंग मार रहा था, कोई फाइट से मार रहा था, कोई लातों से मार रहा था, कोई चप्पल से मार रहा था, कोई जूते से मार रहा था। एक बंदे को तो वहाँ तार मिलता है नीचे रखा हुआ, वो तार उठाकर उसे पीटने लगता है। अब दोस्तों आप समझ रहे थे कि बिजली के तार से कितनी चोट आती है। दोस्तों जहाँ भी तार पड़ता था वो चीखने चिल्लाने लगता था, एकदम दया की भीख मांगने लगता था कि मुझे छोड़ दो, बस मुझे जाने दो। लेकिन किसी लोगों का उस पर तरस नहीं आता दोस्तों, और उसे मारते चले जाते हैं। सुरेश जोर जोर से चीख रहा था, कभी कभी सोनिया को भद्दी भद्दी बातें भी बोल रहा था सोनिया मैं पहले ही बोलता था कि तुम गद्दार हो, मैं तुमसे प्यार नहीं करना चाहता, तुम अमीर घर की हो, मैं गरीब घर का हूँ, लेकिन तुमने ज़बरदस्ती मुझसे प्यार किया और आज मेरी ये हालत करवा रही हो। भगवान तुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। ये बोलता भी जा रहा था और दोस्तों चीखता भी जा रहा था। दोस्तों जब उसकी चीख सोनिया कानों में पड़ती है, वो नींद से एकाएक जग जाती है और सुनने की कोशिश करती है, क्योंकि वो सोच रही थी सुरेश चला गया होगा। लेकिन जैसे ही वो 2 मंजिला से देखती है कि सुरेश को बांध कर लोग बुरी तरह से पीट रहे हैं, अब सोनिया का सब्र का बांध टूट जाता है और दौड़ती हुई आती है। अब पैरों में गिर जाती सबके, माफ़ कर दो चाचा, कभी बोलती है माफ़ कर दो भैया, इसे जाने दो, इसने आपका क्या बिगाड़ा है। लेकिन कोई बात नहीं सुन रहा था सोनिया का। इधर सुरेश भी चीखे जा रहा था, इधर सोनिया भी चीखे जा रही थी कि माफ़ कर दो चाचा, माफ़ कर दो भैया, माफ़ कर दो फूफा, इसे जाने दो। क्योंकि दोस्तों सुरेश के बदन पर जो मार पड़ी थी ना, कभी तार, कभी लात, कभी गुस्सा, उस सोनिया के दिल पर हथौड़ा बनकर चुभ रहा था। जब सोनिया की बात कोई नहीं सुनता है तो सोनिया एकाएक गुस्से में खड़ी हो जाती है और भाग के अपने पापा के कमरे में जाती है और उनका लाइसेंसी पिस्टल लेकर आ जाती है और हवा में एक फायर जोर से करती है। अब बोलती है खबरदार, अगर किसी ने एक थप्पड़ भी अब सुरेश को मारा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं उसे शूट कर दूंगी। दोस्तों फायर की बात सुनकर सब थम जाते हैं, सब जहाँ के तहीं खड़े हो जाते हैं और सोनिया का रौद्र रूप देखकर सब डर जाते हैं। सोनिया आगे बोलती है अगर किसी ने माई का दूध पिया है, हिम्मत है तो आगे बढ़ो, एक थप्पड़ उसे लगा के दिखाओ, मैं उसे गोली मार दूंगी। दोस्तों कोई आगे नहीं बढ़ता है। अब सोनिया अपने मम्मी पापा की तरफ घूमती है, उन्हें बोलती है कि आप तो हमें हमेशा बोला करते थे कि तुम लाडली बेटी हो, मेरी जान हो, आपने जो जो कहा मैं वो की, आपने कहा इस लड़के को छोड़ दो, मैं छोड़ दी, आपने जो जो कहा मैं वो की, आपने कहा इस लड़के को भूल जाओ, मैं भूल गई, आपने कहा इस लड़के को यहाँ से भगा दो, मैं दिल पे पत्थर रख कर इसे बोल दी जाने के लिए कि मैं इसे पहचानती भी नहीं हूँ, आपने कहा दूसरे लड़के से शादी कर लो, मैं तैयार हो गई। लेकिन क्या आप जानते हैं ये लड़का कौन है? ये लड़का भले ही रिक्शा चलाता है, लेकिन ये लड़का नहीं होता तो आज मैं भी नहीं होती। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था रात को, मेरा सिर फट गया था, मैं मर रही थी, कोई मुझे उठाने वाला नहीं था और मैं वहाँ कुछ देर पड़ी रहती तो मैं मरी जाती। यही लड़का मुझे हॉस्पिटल ले गया उठाकर। आप लोगों को ये कई बार कॉल किया, लेकिन आप लोग मज़े से सो रहे थे, आप लोग कॉल तक नहीं उठाया। उसके बाद मुझे खून की कमी पड़ गई थी, इस लड़के ने ही अपना खून देकर मेरी जान बचाई और आज मैं ऑफिसर बनी, आज मैं जिंदा हूँ, इसी लड़के की बदौलत हूँ। मैं तो नशे की गिरफ्त में आ गई थी, मैं एक नशेड़ी बन चुकी थी, मेरी संगत खराब हो गई थी। इसी लड़के ने मुझे प्यार का वास्ता देकर मुझे मेरा जीवन लौटाया है, नशे से मुक्ति दिलाया है और आज इसे बोलते हैं कि आप छोड़ दो और इसे ऐसे पीट रहे हैं जैसे ये गुनाह कर दिया हो। अरे इसने क्या गुनाह किया? यही गुनाह किया, इसने मुझे जीवन दान दिया। दोस्तों ये बात सुनकर सब सन्न रह जाते हैं। उसके पिता की आंखों में आंसू बहने लगता है। वो आगे बढ़ते हैं और सुरेश को जो बंधा हुआ था पाए में उसे खोल देते हैं
उसे गले से लगा लेते हैं, बोलते हैं बेटा हमें माफ़ कर दो, हमें नहीं मालूम था तुम्हारे बारे में कि तुमने ये सब किया है, तुम्हें पहले बताना चाहिए था। उसकी माँ भी आ जाती है सोनिया की और सुरेश को गले लगाती है, बोलती बेटा हमें माफ़ कर दो। दोस्तों उसी मंडप में सुरेश और सोनिया की खुशी खुशी शादी कर दी जाती है। उसके बाद दोस्तों सोनिया अपनी ट्रेनिंग में चली जाती है, अपना खुशी खुशी दाम्पत्य जीवन की निर्वाह करती है। दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी? क्या सोनिया के माता पिता ने उचित फैसला लिया? दोस्तों एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमें आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है दोस्तों। फिर मिलते हैं दोस्तों एक बढ़िया सी बेहतरीन कहानी के साथ, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।